हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है गोइंग डाउन हिल। ठीक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड सेवरल सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स एवर सिंस द यूएस इजराइल अटैक्ड ऑन ईरान ऑन फरवरी 28। कह रहा है कि जब से यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, मतलब 28 फरवरी से, तब से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए हैं। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो खुद में ही विरोधाभासी हों, जो ऐसे स्टेटमेंट दिए जो खुद ही का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके के बहुत से उन्होंने विरोधाभासी स्टेटमेंट दिए हैं, मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू टेक एनीथिंग दैट ही सेज अबाउट द वॉर सीरियसली। कह रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जा रहा है कि वो जो भी वॉर के बारे में कह रहे हैं उसको सीरियसली लिया जाए। इन द अर्ली डेज, कह रहा है कि शुरुआती दिनों में, ही इंसिस्टेड, उन्होंने ये एक तरीके से जोर देते हुए कहा था दैट द कॉन्फ्लिक्ट वुड एंड सून, कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई हो रही है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बट इट हैज़ नाउ एंटर्ड इट्स सेकेंड मंथ, लेकिन अब वही लड़ाई जो है वो अपने दूसरे मंथ में जा चुकी है। तो ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब पहले उन्होंने कहा था कि भाई बहुत जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा, अब वही लड़ाई जो है इतनी ज़्यादा खिंच गई है कि वो दूसरे मंथ में आ गई है। ऑन मार्च 21, 21 मार्च को, ही थ्रेटेंड टू स्ट्राइक ईरान्स पावर प्लांट्स इन 48 आवर्स। उन्होंने एक तरीके से धमकी दी थी ईरान को कि वो ईरान के पावर प्लांट को 48 घंटे के अंदर उसके ऊपर हमला कर देंगे। अनलेस द तेहरान री ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब तक तेहरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता। मतलब उन्होंने धमकी दी थी ईरान को कि या तो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, ना तो हम 48 घंटे के ऊपर तुम्हारे पावर प्लांट के ऊपर हमला कर देंगे। द वाटर वे रिमेन्स अंडर द ईरानियन कंट्रोल। कह रहा है कि वही स्टेट ऑफ हार्मज आज भी ईरानियन कंट्रोल के अंदर है, मतलब ईरान ही उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। एंड मिस्टर ट्रंप हैज एक्सटेंडेड हिज डेडलाइन ट्वाइस, और मिस्टर ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को, जो उन्होंने एक तरीके से अल्टीमेटम दिया था, तेहरान को वार्निंग दी थी कि वो 48 घंटे में हमला कर देंगे, उसी को वो 2 बार उसी डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं। Despite his repeated claim that US forces destroyed Iran's military capabilities, कह रहा है कि उन्होंने बार बार ये जो बात दोहराई है कि यूएस ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, मिलिट्री क्षमताओं को ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी तेहरान कंटिन्यूज टू अटैक यूएस बेसेस इन द पर्शियन गल्फ एंड इसराइल। ईरान ने लगातार वो यूएस बेसेस के ऊपर अटैक कर रहा है, जो कि पर्शियन गल्फ में है, और ईरान के ऊपर भी वो अटैक किए जा रहा है। लास्ट वीक, कह रहा है कि पिछले हफ्ते यूएस मीडिया के ने रिपोर्ट दी थी दैट एन ईरानियन स्ट्राइक एट द प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कि ये जो ईरान ने स्ट्राइक करी है प्रिंस सुल्तान एयरबेस में, जो कि सऊदी अरेबिया में है, डैमेज्ड एन एलाइड E-3 सेंट्री एवॉक्स एयरक्राफ्ट एंड सेवरल KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स। तो उस स्ट्राइक से जो इनका बहुत ही ज़्यादा इलाइट E-3 सेंट्री एवॉक्स एयरक्राफ्ट था, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं सिग्नल एंड सिस्टम के लिए यूज़ होता है, रडार की तरीके से यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और इलाइट टाइप का ये एयरक्राफ्ट था, बहुत महंगा एयरक्राफ्ट था। वो एक तो डैमेज हो गया, पूरी तरीके से ख़राब हो गया, आप लोगों ने इमेजेस देखी होंगी। और बहुत से KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर क्या होते हैं कि बड़े बड़े जहाज होते हैं, जब एयरक्राफ्ट अपनी एक सॉर्टी कर लेता है, मतलब एक जो उसको जितना उसको काम दिया गया उसको कर लेता है, तो जब उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, तो वो फिर रिफ्यूलिंग करने के लिए उस एयरक्राफ्ट के पास जाता है, एक पाइप निकलती है और वो उसको रिफ्यूल कर देती है। तो यही होते हैं KC-135 एरियल एयरक्राफ्ट हैं, ये अमेरिका के हैं। तो कह रहा है कि बहुत से जो है वो डैमेज कर दिए हैं उस स्ट्राइक में, ईरान की स्ट्राइक ने। मिस्टर ट्रम्प नाउ सेज दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज इन टॉक्स विद ईरान। कह रहा है कि अब मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो प्रशासन है, वो लगातार एक तरीके से बात कर रहा है ईरान से, एंड अ डील इज पॉसिबल, और एक डील जो है वो दोनों के बीच में पॉसिबल है। बट ईरान सेज दैट इट हैज़ गॉट अ यूएस प्रपोजल, लेकिन ईरान का कहना है कि हाँ, उनको यूएस का जो प्रपोजल है, जो वो चाहते हैं ईरान से, वो उनको मिल चुका है टू एंड द वॉर को ख़त्म करने के लिए, एंड हैज़ मेड इट्स काउंटर प्रपोजल। और ईरान ने अपना
एक अलग काउंटर प्रपोजल जो कि यूएस का प्रपोजल था उसको काउंटर करते हुए, उसका विरोध करते हुए बनाया है और वो यूएस को भेज दिया है। द यूएस वॉन्ट्स ईरान टू अबंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस क्या चाहता है? वो चाहता है ईरान से कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे, लिमिट्स इट्स मिसाइल प्रोग्राम, और अपनी मिसाइल प्रोग्राम को वो कम कर दे, लिमिट कर दे, एंड रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। तेहरान डिमांड वॉज रिपरेशन। तेहरान की जो डिमांड है वो है रिपरेशन की। रेपरेशन मतलब कंपनसेशन, कंपनसेशन, ठीक है। गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स, और तेहरान को यूएस और इजराइल से होने वाले जो संभावित फ्यूचर के अटैक्स हैं उससे गारंटी चाहिए। एंड टू फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट, और हर तरीके की, हर तरफ जो लड़ाई चल रही है उसको वो चाहता है कि वो खत्म हो, सारे फ्रंट्स के ऊपर जो लड़ाई चल रही है वो खत्म हो। अमिड डिस्प्यूटेड क्लेम्स अबाउट द टॉक्स, कह रहा है कि ये जो विवादित क्लेम है कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, उसके बीच, अमिड का मतलब उसके बीच, द यूएस इज ऑल्सो सेंडिंग मोर कॉम्बैट ट्रूप्स टू वेस्ट एशिया इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड अटैक। कह रहा है कि जो यूएस है वो अपने और ज़्यादा कॉम्बैट ट्रूप्स को, जो लड़ने वाले उसके ट्रूप्स हैं, मतलब जो फौजी हैं उनका जो ग्रुप है, उसको और ज़्यादा भेज रहा है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, प्रिपरेशन कर रहा है एक तरीके से पॉसिबल ग्राउंड अटैक की, ईरान के ऊपर वो ग्राउंड अटैक करें। मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स टू हैव नो इजी एग्जिट, कह रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि मिस्टर ट्रम्प के पास इस वॉर से निकलने का कोई भी आसान तरीका या आसान रास्ता नहीं है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वॉज ओपन बिफोर ही लॉन्च द वॉर। कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो पहले ही खुला हुआ था वॉर से पहले, मतलब जिसके ऊपर अब इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है वो पहले ही खुला हुआ था वॉर से पहले। Ending the conflict now while the waterway remains under Iranian control would seem like a defeat। कह रहा है कि इस समय अगर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए जबकि जो ये वाटर वेज है वो अभी भी ईरानियन कंट्रोल में रहेगा, तो एक तरीके से ऐसा लगेगा कि यूएस की जो है वहाँ पे डिफीट हो गई है। क्यों? क्योंकि जो यूएस चाहता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो एक तरीके से उसको हार ही माना जाएगा यूएस की। द यूएस हैड अ रोबस्ट मिलिट्री फुटप्रिंट इन द रीजन। कह रहा है कि यूएस का जो उसकी मिलिट्री की पहुंच थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी इस रीजन में। कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग या फिर स्टडी, STURDY। टुडे आज मोस्ट अमेरिकन बेसेस इन द गल्फ हैव बीन बैटर्ड। कह रहा है कि आज जो बहुत से जितने भी अमेरिकन बेसेस थे मिडिल ईस्ट में, गल्फ के रीजन में, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। बैटर्ड का मतलब होता है डैमेज्ड हो जाना, डैमेज्ड हो जाना या फिर शैटर्ड होना जाना, ठीक है। इन ईरान, कह रहा है ईरान में अयतुल्लाह अली खमई एसेसिनेशन, जो पता ही होगा कि ईरान के ऊपर जो पहला दिन 28 फरवरी को हमला हुआ था उसमें उनके जो लीडर थे अयतुल्लाह अली खमई, उनका एसेसिनेशन हो गया था। उनको यूएस और इजराइल ने मिलकर मार दिया था। वाइडेड हिज फतवा अगेंस्ट द न्यूक्लियर बॉम्ब। वाइडेड का मतलब होता है कैंसिल कर देना। कह रहा था जो उनका फतवा था, फतवा जारी करना समझते हो ना, जैसे जो मुस्लिम उम्मा होते हैं ये अपना फतवा जारी करते हैं, एक तरीके से डिक्लेरेशन देते हैं। तो कह रहा है कि उन्होंने अपना जो फतवा जारी किया था कि उनका देश जो है वो न्यूक्लियर बम के खिलाफ है, उसको वो वाइड करने जा रहे हैं। वाइड मतलब कैंसिल करने जा रहे हैं। एंड इट्स पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग विदड्रॉइंग फ्रॉम द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। NPT के बारे में पता है कि नहीं पता है क्या होता है? कह रहा है कि और जो ईरान की पार्लियामेंट है वो इस बात को सोच रही है कि वो अपने आप को न्यूक्लियर NPT ट्रीटी से हटा लें, विदड्रॉ कर लें। NPT ट्रीटी क्या थी? ये भारत ने भी इसको साइन नहीं किया है। NPT ट्रीटी ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें ये था कि कोई भी नया देश जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। जिनके पास पहले से है वो अपनी पावर को ख़त्म करेंगे। और एक कंडीशन और थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, एक कंडीशन और थी, तो उसके तहत ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी, तो कह रहा है कि ईरान जो है वो इससे हटने की सोच रहा है। अब भारत तो इसमें है ही नहीं, भारत ने इसके ऊपर साइन ही नहीं किया है। क्रूड प्राइसेस जो है अंडर $80 अ बैरल बिफोर द वॉर, $80 के नीचे थे पहले वॉर के पहले, आर नाउ होवरिंग अराउंड $114 अ बैरल, और वो अब इस समय $114 बैरल के ऊपर मंडरा रहे हैं। होवरिंग मतलब मंडराना या फ्लोट करना।
ईरान विच वॉज अंडर हैवी सेंक्शन, कह रहा है ईरान जो पहले वॉर से पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी सेंक्शन लगे हुए थे, बैन लगे हुए थे जो उसके ट्रेड थे उसके ऊपर, इज मेकिंग मोर मनी नाउ, अब वो इस समय बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर टाइम सेंक्शन रिलीफ, क्योंकि इस समय वॉर टाइम है और उनके ऊपर भी जो सेंक्शन लगे हुए थे उसमें भी उनको रिलीफ मिल गया है। मतलब अब पूरी दुनिया के ऊपर सेंक्शन हटाए गए हैं कि आप रशिया से भी तेल ले लो, आप यहाँ से भी तेल ले लो, वेनेजुला से भी तेल ले लो, तो उससे क्या हो गया, उनके उनके ऊपर से भी हट गया, इसी वजह से ईरान इस समय ज़्यादा पैसे बना रहा है। दिस वॉर इज ऑलरेडी अ डिजास्टर फॉर द यूएस, कह रहा है कि ये जो वॉर है ये पहले ही एक तरीके का डिजास्टर है यूएस के लिए, एंड मिस्टर ट्रम्प वुड वर्सन इट बाय सेंडिंग गुड ग्राउंड ट्रुप, और मिस्टर ट्रम्प इस वॉर को और ज़्यादा खराब बना देंगे अगर वो अपने जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं वो ईरान भेजते हैं। The US has not mobilized enough combat troops to launch a large scale ground invasion. कह रहा है कि यूएस ने अभी भी बहुत ज़्यादा अपने जो कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, लड़ने वाले जो ग्रुप हैं आर्मी के, उनको मोबिलाइज नहीं किया है, मतलब ईरान की तरफ आगे नहीं बढ़ाया है एक बड़े अटैक के लिए, लॉन्च करने के लिए, या फिर जो उनके ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए, मतलब अभी भी यूएस ने हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने ट्रूप्स को नहीं भेजा है। Many argue that the US could try to seize some islands in the Gulf for leverage. कह रहा है कि बहुत से लोग ये तर्क दे रहे हैं कि यूएस जो है वो गल्फ खाड़ी में बहुत से आइलैंड को सीज कर सकता है, मतलब वो अपने अपने कंट्रोल में ले सकता है, फॉर लेवरेज मतलब एडवांटेज के लिए, लेवरेज मतलब होता है एडवांटेज के लिए, अपने एडवांटेज के लिए। बट एनी अटैक वुड बी एक्सट्रीमली रिस्की फॉर बोथ ट्रुप्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। कह रहा है कि मगर अगर यूएस की तरफ से कोई भी अटैक होता है तो उनकी जो ट्रुप्स हैं, उनकी जो आर्मी है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की बात होगी। मिस्टर ट्रम्प्स एस्केलेटरी रिहेटोरिक, एस्केलेटरी मतलब इंक्रीजिंग, जो लगातार वो ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प एस्केलेटरी रिहेटोरिक का मतलब है भड़काऊ भाषण लगातार वो जो देते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू स्ट्राइक ईरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें ये भी है कि वो एक तरीके से ईरान को धमकी दे रहे हैं कि वो उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेगा, जहां पे उनकी जनता या पब्लिक रहती है उसके ऊपर हमला करेगा। ओनली अंडर स्कोर्स हिज डेस्परेशन, वो सिर्फ उनकी निराशा को ही दर्शाता है। डेस्परेशन मतलब निराशा। Instead of digging deeper into the hole he has put himself in, कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर लड़कर जो अपने आप को इतनी बुरी हालात में डाल दिया है, उसमें और ज़्यादा घुसने के बजाय ही मस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर अ वे आउट, उनको ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि वो इस वॉर से बाहर निकल सकें। अ ग्राउंड अटैक वुड क्लोज इवन द फ्यू रिमेनिंग ऑफ रैम्प ही हैज। ऑफ रैम्प का मतलब होता है एग्जिट ऑप्शंस। कह रहा है कि अगर उन्होंने ये ग्राउंड अटैक कर दिया तो उनके पास जो कुछ एग्जिट ऑप्शंस बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिमांड मेड बाई तेहरान इन देयर काउंटर प्रपोजल टू एंड द वॉर। तेहरान ने क्या डिमांड की थी, जो प्रपोजल यूएस ने भेजा था उसके लेकर काउंटर प्रपोजल किया था तेहरान का। उन्होंने कहा था कि भाई तुरंत हर हर जगह लड़ाई बंद करो और उनकी जो उनको जो भी क्षति पहुंची है, जो भी नुकसान हुआ है वॉर से, उसका कंपनसेशन दो। द इमीडिएट अबंडमेंट ऑफ ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम, ये तो यूएस की डिमांड थी। एन एंड टू फाइटिंग एंड ऑल फ्रंट्स, ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ वॉर रेपरेशंस, हाँ तो भी एकदम करेक्ट है। द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू यूएस, ये तो यूएस की डिमांड हो गई। अ लार्ज स्केल, वैसे उन्होंने किया नहीं है पैसेज के हिसाब से, एक बात बता रहे हैं कि सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि ये तो यूएस की डिमांड है। अ लार्ज स्केल ग्राउंड इन्वेजन बाय यूएस, नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाउ हैज द इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर ईरान चेंज सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कह रहा है कि किस तरीके से इस वॉर के स्टार्ट से जो ईरान की आर्थिक स्थिति थी वो कैसे चेंज हो गई है पैसेज के अनुसार। अच्छी हो गई है ना, सारे सेंचुरी उनके ऊपर से हट गए हैं तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, यही पढ़ा था हम लोग ने। ईरान इज मेकिंग लेस मनी, नहीं। द कंट्री हैज फेस टोटल बैंकरप्सी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। कह रहा है कि एक तरीके से कंट्री के पास बैंकरप्सी जैसी स्थिति आ गई है, पैसा बिल्कुल बचा ही नहीं है, क्योंकि जो इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, मिलिट्री क्षमता थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, नहीं। ईरान इज मेकिंग मोर मनी, हाँ, नाउ ड्यू टू हाई क्रूड प्राइजेस एंड वॉर टाइम सेंक्शन रिलीफ, तो सी एकदम काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है।
तेहरान हैज बीन फोर्स्ड टू पे हैवी वॉर रिपरेशन, तेहरान के ऊपर हमला हो रहा है, वो क्यों क्या कहते हैं कंपनसेशन देगा? तो ये भी नहीं है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आंसर लगाना है वो पैसेज के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज होना चाहिए। अगर पैसेज कह रहा है आम को अंगूर, तो भाई अंगूर ही बोलना, ठीक है। और फिर केले को बोल दे संतरा, तो केले को संतरा ही बोलना। अपनी तरफ से कोई दिमाग मत लगाना। जो भी पैसेज बोल रहा है उसी के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। अगर कोई मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हिडन बातें छुपी हों, ऐसा लग रहा है कि कुछ बात जो है वो दूर से बस पढ़ के समझ में आ रही है, हाँ ऐसा होगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, तो कुछ चीजें ऐसी जो पीछे बात छुप के आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं, ये निकल के आ सकती है बात ना। तो ये अगर पूछ ले कि भाई भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, तो तुम कहना भाई भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं। क्यों? क्योंकि वो अटैक करने जा रहा है तो खराब होगा, इतना तो चलता है। क्यों? क्योंकि वो पीछे का कभी कभी पूछते हैं कि हिडन मीनिंग क्या है। मगर अपने मन से कोई ऐसी बात मत लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तेहरान हैज बीन फोर्स टू पे हैवी वॉर रेपरेशन, तेहरान को फोर्स किया गया। ये कहीं बात पैसेज में है ही नहीं, ना हिडन मीनिंग में ना लिखी हुई है, तो ये एकदम गलत होगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। Why does the author suggest that a ground attack by the US would be extremely risky? कह रहा है कि ऑथर ने ऐसा क्यों सजेस्ट किया है कि अगर यूएस ग्राउंड अटैक करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। बिकॉज द यूएस हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड ऑल ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज लीविंग नो टारगेट फॉर अ ग्राउंड फोर्स। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। बिकॉज द यूएस हैज सक्सेसफुली मोबिलाइज ऑन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ ट्रूप्स, नहीं, अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रूप्स को नहीं भेजा है, ये भी नहीं है। Because Ayatollah Ali Khamenei fatwa forbids any ground-based combat within the Gulf region, कोई मतलब नहीं है। Because it would close the remaining diplomatic off-ramp, हाँ, अगर वो ऐसा हमला करते हैं तो जितने भी एग्जिट ऑप्शन है इस वॉर को खत्म करने के लिए वो सारे ही खत्म हो जाएंगे, एंड थ्रेटन द ग्लोबल इकोनॉमी, और एक तरीके से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होंगे। तो डी द करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? सपोर्टिव है, पैट्रियोटिक है, देशभक्ति वाली है, सपोर्ट वाली है? नहीं। क्रिटिकल है, ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाली है, वार्निंग वाली है, चेतावनी वाली? हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज तो किया है ऑथर ने डोनाल्ड ट्रंप को, और साथ ही साथ ये चेतावनी दी है कि अगर वो ग्राउंड हमला करेंगे तो जितने भी ऑफ रैम्प हैं, मतलब जितने भी एग्जिट ऑप्शन हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो बी एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। इसमें हमको बताना है कि कौन से करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड द ईरान बिगेन ऑन 28 फरवरी। क्या ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी को हुआ था? हाँ। एंड हैज करेंटली इंटर्ड इज सेकेंड मंथ, और वो अपने दूसरे महीने में चला जा चुका है। बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज कंसिस्टेंटली maintained that the Strait of Hormuz was closed before he launched the war। कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगातार ये कहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था वो पहले से ही क्लोज था जब उन्होंने वॉर को स्टार्ट किया था। ये गलत है एकदम। According to the US media, an Iranian strike at a Saudi Arabian air base damaged an E-3 Sentry Avok and KC-135 tankers। बिल्कुल सही है। यूएस मीडिया के अनुसार ईरानियन स्ट्राइक जो कि सऊदी अरेबिया की एयर बेस में हुआ है, उससे जो अमेरिका के E-3 अवॉक से और KC-135 टैंकर थे उसको वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। The assassination of Ayatollah Ali Khamenei has led the Iranian parliament to consider withdrawing from the NPT। कह रहा है कि ये जो अयतुल्ला अली खमनेई का असैसिनेशन हो गया, उनको मार दिया गया है, उससे जो ईरानियन पार्लियामेंट है वो इस बात को कंसीडर कर रहा है कि वो अपने आप को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हटा ले। बिल्कुल बात सही है। तो 1, 3, 4 जो है हमारे करेक्ट आंसर है। ये आज का हमारा क्लोज टेस्ट है। एक बार पढ़ के देखो, समझ के देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर ईयर्स आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वियरिंग नॉइज कैंसलेशन हेडफोन। कह रहा कि सालों से जब मैं लंदन की स्ट्रीट में वॉक करता था तब मैं एक नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स पहना रहता था गाना सुनने के लिए। एब्जॉर्ब इन प्लेलिस्ट, अपने ही प्लेलिस्ट में गानों की प्लेलिस्ट जो है उसमें डूबा रहता था, एब्जॉर्ब रहता था। एंड पॉलिटिक्स पॉडकास्ट, या फिर कोई पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई पॉडकास्ट हो उसको सुनता रहता था। और लॉन्ग वॉइस नोट्स फ्रॉम फ्रेंड्स, या फिर मेरे दोस्तों के भेजे हुए जो वॉइस नोट्स हैं उनको सुनता रहता था।
एंड अ मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम वेयर एवर आई वॉज। कह रहा है जहां पर भी मैं होता था उससे मैं दूसरी दुनिया में काफी दूर होता था। मतलब मान लो कि वो पॉट कुछ भी बात सुन रहा है या कोई बार मान लो ईरान की वॉर की बात सुन रहा है, तो वो है ये मान लो कि लंदन में, मगर वो है दिमागी रूप से कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में। 1 इवनिंग लास्ट ईयर, कह रहा है कि पिछले साल जनवरी की शाम को आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था अपने पेरेंट्स की घर से। हेडफोन्स डेड इन माई बैग, और जो मेरे हेडफोन्स थे वो खराब पड़े थे बैग में। व्हेन आई नोटिस्ड अ स्मॉल फिगर, कह रहा है कि तभी मैंने वहाँ पर एक स्मॉल फिगर नोटिस करी ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट होता है मान लो ये रोड है, ठीक है, तो ये बगल का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेवमेंट, जहाँ पे लोग टहलते हैं। कह रहा है कि वहीं पे मैंने एक छोटी सी फिगर जो है पेवमेंट में देखी, विद हर आईज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी। आई माइट नॉट हैव नोटिस्ड, मैं नोटिस ना कर पाता। हर हैड आई बीन इन माई ओन वर्ड, अगर मैं अपनी दुनिया में होता। फिक्सटेटेड ऑन वॉट वॉज प्लेइंग इन माई ईयर, और अपने गाने सुन रहा होता जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस होता। फिक्सटेटेड का मतलब होता है फोकस होना। मतलब अगर उसने वो अपने हेडफोन लगाए होते तो शायद उसको नोटिस ना कर पाता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में होता। आई आस्क्ड फॉर हर नेम, मैंने उसका नाम पूछा था। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। आई ट्राइड सेवरल टाइम, मैंने कई कई बार उससे ये पूछा। माई वॉइस टाइटनिंग, मेरी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, मतलब एक तरीके से तनावपूर्ण में उसमें तनाव आ गया था, क्योंकि होता था थोड़ा घबरा गया और बार बार पूछने में जवाब नहीं दे रही थी वो। शी डिडेंट रिस्पॉन्ड, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड वर्ड्स, और कह रहा और ज़्यादा खराब ये था, शी डिडेंट सीम टू बी ब्रीथिंग, कि ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले रही थी। माई माइंड रेज बैक टू द वन फर्स्ट एड क्लास आई टुक इन स्कूल, कह रहा कि मेरा जो दिमाग था वो तुरंत पिछले ऐसे मतलब स्कूल के उस क्लास में पहुंच गया जहाँ पे हम लोगों को सहायता करना सिखाया गया था। बट ड्राइंग अ ब्लैंक, मगर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। फ्रैंटिकली ट्राई टू फिगर आउट इफ आई कुड फील हर पल्स। फ्रैंटिकली मतलब होता है डरते हुए, उसने ये कोशिश करी कि क्या वो उसकी जो पल्स है, जो उसकी नाड़ी है, क्या उसको फील कर सकता है, महसूस कर सकता है कि नहीं। द कॉल हैंडलर टॉक मी थ्रू वॉट टू डू, उसने किसी को कॉल किया होगा मान लो किसी किसी से मदद लेने के लिए, तो कह रहा है कि जो कॉल हैंडलर था वो मुझसे बात करता रहा कि क्या मुझे करना चाहिए। लाई हर डाउन, उसने बोला कि इसको लिटाल दो। डैश हर चेस्ट इन टाइम टू अ काउंट, और काउंटिंग करो उसके चेस्ट को, या फिर सीपीआर दो, है ना। यहाँ मतलब सीपीआर समझ रहे हो ना, कि जो जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको सीपीआर दिया जाता है चेस्ट दबाकर। एंड कीप गोइंग, और करते रहो। द स्ट्रेंजर टुक अ ब्रीथ, कह रहा है कि फिर उस लड़की को हल्की सी सांस आई थी। एंड आई हर्ड साइलेंस, और मुझे साइलेंस की आवाज़ आई थी। वंस द डैश अराइव, या हो सकता है फिर अगर जब एक एम्बुलेंस आ गई, एंड शी कुड से हर नेम, और जब उसने अपना नाम कह दिया, इट वॉज माई डैश टू लीव, तब हो सकता है यहाँ पे मीनिंग आ रहा हो कि फिर मेरा टाइम आ गया था वहाँ से जाने का। मतलब जब उसने सब कुछ कंट्रोल देख लिया हर चीज़, कि उसकी सांस भी आ गई, उसने अपना नाम भी बता दिया, बोलने में लगी, तो उसको लगा कि हाँ अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। आई रेस टू द स्टेशन, कह रहा है कि मैं दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ गया। फुल ऑफ एड्रेलिन, यहाँ फुल ऑफ एड्रेलिन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह से या फिर घबराहट से, यहाँ मीनिंग घबराहट से होगी। एंड जम्प्ड ऑन द रॉन्ग ट्रेन, और मैं दूसरी गलत ट्रेन में बैठ गया। क्या होना चाहिए पहला। 1 इवनिंग लास्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस। स्वेटरिंग यहाँ पे है एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, वेरी हॉट। ब्रिटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो आसानी से टूट जाए, जो कमज़ोर है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है एग्जेक्टिव, इसका मतलब होता है फ्रेजाइल। डैम का मतलब होता है डैम्पनेस, सुना ही होगा ना, एडजेक्टिव जो हल्का सा जहाँ पे नमी हो। 1 फ्रेजाइल जनवरी को मतलब नहीं आ रहा है। हॉट जनवरी तो ठंडक का समय होता है, तो वहाँ वो भी लंदन में, तो ये तो नहीं होगा। सॉल्यूबल, जो आसानी से घुल जाए, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो सी यहाँ पे बेस्ट है। 1 इवनिंग लास्ट ईयर, ठीक है। When I noticed a small figure dash on the pavement with her eyes closed, तभी उसने एक छोटी सी फिगर देखी थी जो कि रोड में पड़ी हुई थी और उसकी आईज क्लोज थी। क्या होना चाहिए। कैप साइज का मतलब होता है उलट जाना, है ना, तो इसकी पार्टिसिपिल वर्ब होती है, यहाँ कोई मतलब नहीं आ रहा। लूमिंग का मतलब होता है मंडराना, कोई मतलब नहीं आ रहा। लेविटेटिंग का मतलब होता है हवा में तैरना, कोई मतलब नहीं है। स्लम्ड का मतलब होता है कि गिर जाना, या तो बेहोश होकर गिर जाना, या किसी किसी वजह से गिर जाना। वेन आई नोटिस अ स्मॉल फिगर स्लम्ड ऑन द पेमेंट, कह रहा है कि मैंने फिर देखा कि एक गिरी हुई
आकृति जो है वो पेमेंट में पड़ी हुई थी और उसकी जो आंखें थी वो क्लोज थी। बिल्कुल सही है, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है। द कॉल हैंडलर टॉक मी थ्रू वॉट टू डू, लाई हर डाउन, डैश हर चेस्ट इन टाइम टू अ काउंट एंड कीप गोइंग। जो कॉल हैंडलर था जो उससे फ़ोन में बात कर रहा था वो लगातार उसको निर्देश दे रहा था कि क्या करना है। तो उसने बोला कि इसको नीचे निकाल दो और उसका चेस्ट क्या करो, एक तरीके से प्रेस करो। एवोपरेट करो, भाप बना दो, नहीं। कैलिब्रेट करो, कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एडजस्ट करना। कैलिब्रेशन सुना होगा ना, जो इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन किया जाता है, उनकी रीडिंग्स को एडजस्ट किया जाता है। कोई मतलब आ रहा है? नहीं। कॉन्फिस्केट कर देना मतलब उसको जब्त कर लेना, नहीं। कॉम्प्रेस दबाना, हाँ ठीक है। कॉम्प्रेस हर जस्ट इन टाइम टू डू अ काउंट एंड कीप गोइंग। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। द स्ट्रेंजर टुक अ ब्रेथ एंड हर्ड, आई हर्ड साइलेंस। कह रहा है कि फिर उसने सांस ली और मैंने साइलेंस की आवाज़ सुनी। वंस द डैश अराइव, उस समय क्या अराइव आया होगा, क्या अराइव हुआ होगा? पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स होता है मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ जब वहाँ पे आ गया, हाँ तो ये मीनिंग आ सकता है। ऑप्टिशियन मतलब होता है जो चश्मा बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। प्लेंटिफ का मतलब होता है जो अदालतों में केस लड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है। डिप्लोमैट्स का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? पैरामेडिक्स होगा, जो मेडिकल स्टाफ है। वंस द मेडिकल स्टाफ अराइव्ड एंड शी कुड से हर नेम, इट वाज माई जुरिडिक्शन टू लीव। तो कह रहा था कि एक तरीके से मेरा समय आ गया था कि वहां से मैं चलूं। तो जुरिडिक्शन का मतलब तो होता है कि जहाँ पे कानून लागू हो, उस वैसा एरिया नहीं। जैसे कहते नहीं है कि भाई ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता। मेरे जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? जैसे कभी कोर्ट कहता है कि ये केस मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में या कानूनी क्षेत्र में नहीं आता, कि मैं इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकता। तो यहाँ कोई मतलब है उसका? नहीं। क्यों का मतलब होता है संकेत, इशारा, या फिर कह सकते हो सिग्नल। इट वॉज माई सिग्नल टू लीव, हाँ हो सकता है। मोनोपॉली तो पता ही होगा कि एक अकेला कंट्रोल मार्केट के ऊपर। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन लगाना, ट्रेड के ऊपर बैन लगाना, ठीक है। तो एम्बार्गो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो बेस्ट क्या है हमारा? बी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 11 है, पैराजम्बल है, ठीक है। इसमें S1 फिक्स है और S6 फिक्स है और हमको P, Q, R और S को अरेंज करना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से कर लो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। पाकिस्तान रोल एज एन इंटरमीडियरी इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड द ईरान टुक मैनी बाई सरप्राइज। कह रहा है कि पाकिस्तान का रोल जो है मध्यस्थता करने वाला यूएस और ईरान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग सरप्राइज रह गए। हाँ, अभी जो न्यूज़ आई थी ना पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही थी, जो बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट में बता रहे थे। हालांकि ईरान ने इसको खारिज कर दिया कि उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई भी बातचीत या फिर इस तरीके की कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है। मगर फिर भी चलो, जो जो क्या कहते हैं फेक न्यूज़ है उसी के पैरा नंबर बना हुआ है, पढ़ लेते हैं। अब S6 को देख लो। कह रहा है कि डिस्पाइट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कह रहा है कि इन विरोधाभासों के बावजूद भी द नेशन हैज सो फार सक्सेसफुली वॉक द डिप्लोमेटिक टाइट रोप, कि जो नेशन है, जो पाकिस्तान है, वो सफलतापूर्वक जो है वो इस डिप्लोमेटिक एज में चलता रहा बिटवीन द टू अपोजिंग साइड। जो भी ये दो अपोजिंग साइड है, जो यूएस है ईरान है, उनके बीच मतलब उसने एक तरीके से बैलेंस बना के रखा सक्सेसफुली। तो S1 और S6 तो फिक्स है। हमको सॉरी हमको 4 सेंटेंस अरेंज करने हैं। S1 के बाद क्या आ सकता है? फर्दर मोर, बात को जोड़ते हुए नहीं आएगा ये। बट परहैप्स इट शुड नॉट, इसको देखो। कह रहा है कि बहुत से लोग जो है वो सरप्राइज रह गए थे। कह रहा है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? कंसिडरिंग द हेड ऑफ इट्स आर्म फोर्सेज इज हाईली फेवर्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट, कि जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज के हेड हैं जिनका नाम आसिम मुनीर है, जो कि भारत से सीज फायर रिक्वेस्ट करने के बाद अमेरिका भाग गए थे। कह रहा है कि उनका जो यूएस प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। S1 के बाद क्यों लग रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि बहुत से लोग सरप्राइज रह गए। यहाँ पे कह रहा है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई जो वो यूएस प्रेसिडेंट के बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो क्यू से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब कह रहा है कि स्पेसिफिकली, खास तौर पर। अब यहाँ पे क्यू के बाद खास तौर पर क्या लिख दें? इट इज़ करेंटली, ये इट किसके लिए यूज हुआ है? क्या हम इट को यहाँ पे आर को यहाँ ला सकते हैं? नहीं ला सकते आर को। एस, स्टिल देयर हैव बीन वैलिड क्वेश्चन, कह रहा है अभी भी कुछ वैलिड क्वेश्चन है अबाउट हाउ अ कंट्री, कि किस तरीके से इस कंट्री ने एम्ब्रॉयल्ड मतलब होता है कि उलझना, इन इट्स ओन रीजनल डिस्प्यूट, वो अपने ही डिस्प्यूट्स में एक तो क्या कहते हैं उलझा हुआ है। हैज पोजीशन स्टिल एज अ ब्रिंगर ऑफ पीस, और उसने अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर लिया है कि वो शांति ला सकता है इस क्षेत्र में। कैसे किया ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या डायरेक्टली अभी ले आए? क्यू के बाद नहीं ला सकते। पी को देखो।
कह रहा है कि फर्दर मोर, कह रहा है कि और भी बात जोड़ते हुए उसने कहा इट शेयर्स नाइट, अब ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, यहाँ पे बात हुई थी उस कंट्री की, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ये यूज हुआ है इट, कि वो 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ शेयर करता है और काफ़ी ज़्यादा डीप सांस्कृतिक कल्चरल टाइज भी हैं, इनके जुड़ाव भी हैं, और साथ ही साथ है कोई भी यूएस एयर बेसिस होस्ट नहीं करता, तो QP हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे एस आ सकता है कि स्टिल देयर हैव बीन वैलिड क्वेश्चन, कि जो एक वैलिड क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से ऐसा कंट्री जो कि अपनी ही रीजनल डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ हो वो किस तरीके से पीस को ला सकता है। एस खासकर कह रहा है कि खासकर इट इज़ करेंटली, कि वो इस समय अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में जूझ रहा है और भारत के साथ हालिया में हुए टेंशन से जो न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा बन गया है उसके साथ भी जूझ रहा है। तो ये क्वेश्चन थे, तो QPSR जो है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, PQ तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, QPSR, तो B हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।